मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारा वीडियो का टाइटल है मुस्लिम विधि के संबंध में है कि दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के संबंध में यदि आपने कोर्ट में दावा पेश किया है तो उसमें मुख्य परीक्षण कैसे कराएंगे। आज के वीडियो का कोई मैंने सर पीडीएफ तैयार नहीं किया है, ना कोई ई बुक लिखी है। आज सिर्फ मैं आपको मौखिक जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि जो युवा अधिवक्ता साथी हैं जिन्होंने अभी अभी वकालत शुरू की है या विधि के स्टूडेंट हैं, उनके लिए सीखने और समझने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर इसका मुख्य परीक्षण कैसे कराया जाएगा और दावे की ड्राफ्ट कैसे की जाएगी। क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत धारा 9 के तहत दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का दावा एडीजे कोर्ट में पेश किया जाता है। तलाक के लिए दावा धारा 13 में पेश किया जाता है, लेकिन मुस्लिम विधि के तहत ठीक इसके विपरीत ये दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की घोषणा के लिए जो दावा है, सिविल सूट जो है वो अधीनस्थ न्यायालय में वर्ग 2 या वर्ग 1 के न्यायालय में पेश किया जाता है जुडिरेक्शन के आधार पर। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, निकल कर सामने आती है कि जो मुस्लिम विधि के तहत जो विवाह है वो एक एज एग्रीमेंट देखा जाता है और विवाह के संबंधों की पुनर्स्थापना का दावा पेश किया जाता है। मेरे पास में सर जो आज एक प्रकरण आया था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रकरण है। उसमें एक पक्षी कार्रवाई हो गई थी, जो महिला है वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई, तो माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा उसमें एक पक्षी कार्रवाई कर दी गई थी। तो एक पक्षी कार्रवाई कर दिए जाने पर हमारे द्वारा वादी और उसके गवाहान के बयान कोर्ट में कराए गए थे। अब जब आपको बयान कराना होते हैं कोर्ट में, तो आपको एक बात ध्यान रखना होती है कि आपको लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है, सूचक क्वेश्चन। और उसके पिता और उसके एक जो साथी थे, जो जो उनकी पत्नी को लेने कई बार गए थे, उनके तीनों के बयान कोर्ट में मेरे द्वारा करवाए गए। अब जब कोर्ट में जाने से पहले मैंने मेरी टेबल पर उनको बयान समझाए। बड़ा एक इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि जो वादी के जो पिता थे वो बड़े बड़े ही अजीबो गरीब थे। 3 बार उनको बयान समझा दिए, और जब माननीय जज साहब के समक्ष उपस्थित हुए और जज साहब ने हमसे कहा कि वकील साहब लंच बाद आपके बयान करवाए जाएंगे। अब जब लंच के बाद जब कोर्ट में हमें बुलाया गया और हम जाने के लिए जस्ट खड़े ही हुए, तो वादी के जो पिता है वो कह रहे हैं कि आपने मुझे क्या बयान समझाया, मुझे तो कुछ भी नहीं याद, आप मुझे दोबारा समझाएं। तो मैंने कहा कि आप कैसी अजीब बात कर रहे हैं, जज साहब उधर बुला रहे हैं और आपको मैं 3 बार बयान समझा चुका हूं और अब आप फिर कह रहे हैं कि मुझे बयान समझाओ, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। अब मैंने कहा ये तो अब आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि यदि अभी जज साहब के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और फिर दोबारा दूसरे गवाह चालू हो गए, तो आपकी बात या तो कल या परसों फिर अगली तारीख पर जाएगी। तो 3 बार आपको मैंने बयान समझा दिए, जबकि मैंने टेबल पर बैठकर 3 बार गवाहों को बयान समझाए थे। और जब गवाह खड़े हो, उसको भी मालूम है कि जज साहब ने बुला लिया है और हम वहीं जा रहे हैं, और अब इस स्टेज पर कह रहा है अब 15 मिनट उसको बयान समझाने में फिर हम डबल से लगाएंगे। तो ऐसी भी बड़ी विचित्र पेचीदगियां स्थितियां हमारे समक्ष उत्पन्न हो जाती हैं कि सामने वाला व्यक्ति समझदार होने के बाद भी ना समझी की जब बातें करता है, तो ऐसी स्थितियां होती हैं। अब हालांकि हम जब कोर्ट में उपस्थित हुए तो सबसे पहले वादी के बयान मेरे द्वारा करवाए गए। अब घटना थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि जो है कि 5/10/2019 में तो उनका विवाह हुआ था मुस्लिम विधि के अनुसार। मुस्लिम विधि के अनुसार 2019 में विवाह हुआ, और 5/10/2021 जो मैंने दावे में लिखी हुई हैं, मैं सिर्फ आपको घटना से परिचित करा रहा हूँ सर, खाली सीखना सिखाना हमारा उद्देश्य है। उनको मैंने बयान समझाए, तीनों को सामने बैठाया टेबल पे, और मैंने कहा कि भाई आपने ही जो जानकारी दी है मैंने वो लिखी है, मेरी तरफ से मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ, आपकी ही दी हुई जानकारी को मैं आपको याद दहानी करा रहा हूँ, ताकि जज साहब के समक्ष आप जब बयान देंगे तो पास में जो टाइपिस्ट बैठते हैं वो आपके बयानों को टाइप करेंगे और जज साहब सुनेंगे। वहां मैं आपको कुछ भी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। जो आपके समक्ष हुआ आपको वही सही सब कुछ जानकारी कोर्ट में जज साहब के समक्ष बताना होगी। मैंने उनको टेबल पर बैठकर जो समझाया, पहले मैंने उनको पढ़ के बता दिया कि आपकी जो घटना है वो, उन्होंने यस किया कि हाँ बिल्कुल यही है। वो शार्ट में मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2019 में शादी हुई थी, 2-3 वर्ष वो साथ रही, फिर 5/10/2021 के 4 दिन पहले, ऐसे ही लिखाया था उन्होंने। ये नहीं कहा था कि 5/10 मतलब 1/10/2021 होता है 4 दिन पहले। नो, ऐसा नहीं, उनकी याददाश्त यही थी कि सर आप ऐसे ही लिखें। मैंने भी प्लीडिंग में ऐसा ही लिखा, उनके 5/10/2021 के 4 दिन पहले वो अचानक 2-3 साल तक रही, फिर अचानक उसके भाई और उसके मामू का लड़का दोनों आए लेने, और हमें बिना बताए वो चली गई। वो जाने के बाद थाने में उसने रिपोर्ट डाल दी। पुलिस थाने के द्वारा हमें बुलाया गया, हम हमारे रिश्तेदारों के साथ पुलिस थाने पहुंचे। वहां उसको समझाइश दी गई, उसके कारण पूछे गए, उसकी परेशानी की वजहें पूछी गई।
और सभी बातों को वहाँ राजीनामा करके स्वीकार कर लिया गया और उसने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वो वहां से वादी जो है उसका पति उसके साथ नहीं आई, वो वहां से सीधे उसके पिता के घर चली गई। उसके जाने के बाद दूसरे दिन वादी के पिता उसको लेने पहुंचे। उसने वही शर्त लगाई कि तुम अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दो या माँ बाप से अलग रहो। जब आप अपने माँ बाप से अलग हो जाओगे तभी मैं आपके साथ रहूंगी, वरना नहीं रहूंगी। पहले से ही उसकी की ये शर्त थी, जो वादीगढ़ ने मुझे बताया था सर। पहले से उसकी यही शर्त थी कि वो शर्त लगा रही थी कि आप जो है कि माँ बाप से अलग रहो, तभी मैं रहूंगी वरना नहीं रहूंगी। जब थाने में रिपोर्ट की गई तब भी वादी और वादी के पिता ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली कि ठीक है, हम घर गृहस्थी का सामान अलग दे देंगे, तुम दोनों अपना जीवन अलग जीना, हम दोनों अपने बुढ़ापे में अलग रह लेंगे। और उसके बाद जब जाने के बाद जब 2-3 दिन बाद वादी के पिता उसको लेने पहुंचे तब भी उसने यही शर्त रखी, तो वादी के पिता ने भी उसकी शर्त को स्वीकार किया। वो वादी के पिता के साथ आ गई। अब वादी के पिता के साथ जब वो आ गई तो मुश्किल से 4 दिन वो साथ रही। इस दरमियान वादी के पिता ने और वादी की माता ने और अन्य रिश्तेदारों ने आगे रहकर उसको समस्त गृहस्थी का सामान दे दिया और गृहस्थी का सामान देके उन दोनों का घर अलग कर दिया और कहा कि भाई अब आप आपके हिसाब से अपना जीवन जियो। अब वहां 4 दिन ही बीते थे। 4 दिन बाद फिर वही घटना हुई कि अचानक उसने फोन करके उसके भाई और मामू के लड़के को बुला लिया और वो उसके साथ बिना बताए चली गई उसके माता पिता के घर। और वहां जाने के बाद फिर एक तो 498 जो दहेज प्रताड़ना होती है, जिसको हम क्रूरता कहते हैं, आईपीसी में थी, अब इसको तब्दील कर दिया गया। उसके तहत एक झूठी एफआईआर दर्ज करा दी, भरण पोषण का मुकदमा लगा दिया। वादी और वादी के पिता काफी परेशान हुए और उनके द्वारा ये कहा गया कि वकील साहब हम लाना चाहते हैं और आप लाने का आप दावा लगाएं। तब दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के दावा पेश किया गया। और ये जो है कि जब दावे लग गए थे और दाम्पत्य उसके बाद भी उसने जो रिपोर्ट की थी दहेज प्रताड़ना की और खर्चे के दावे लगाने की, उसके बाद भी वादी और वादी के पिता के द्वारा उसको समझाने का और लाने का प्रयास जारी रखा गया। रिश्तेदारों के द्वारा भी कोशिश की गई। तब उसने कहा कि मैं कोर्ट के जरिए आऊंगी, तो उसने जो 2 दावे लगा रखे थे दहेज प्रताड़ना का और खर्चे का, वो जिस जिस भी जिले में थी, वादी का जिला अलग था, उसका जिला अलग था, तो उस जिले में उस कोर्ट में जब पेशी पे गए तब भी वहां उन्होंने कोशिश की। तब भी उसके द्वारा जो है कि ये कहा गया कि मैं 2 दिन बाद आऊंगी। 2 दिन बाद फिर वादी के पिता और उनका अन्य रिश्तेदार उसको लेने के लिए पहुंचे। तब उसने फिर मना कर दिया आने से कि मैं नहीं, साथ में जाऊंगी। तो इस प्रकार से ये पूरा मामला था। जब वादी के द्वारा मुझसे संपर्क किया गया तो एक कानूनी प्रोसीजर होती है, ये एक सीखने का सिखाने का मकसद है सर हमारा, कि उसको पहले एक नोटिस जारी किया गया द्वारा एडवोकेट, एक नोटिस जारी किया जाएगा इस प्रकार के मामलों में। उसमें सब कुछ बातें लिख कर कि इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि आप वादी नोटिस दाता जो उसका पति है उसके साथ आकर रहें और दाम्पत्य संबंधों का निर्वाह करें। आपने चूंकि मुस्लिम शरीयत के अनुसार उससे निकाह किया है, इसलिए आप बतौर पत्नी बनकर उसके साथ रहें। और इस प्रकार का नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद भी जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो नहीं आई, तब कोर्ट में दावा पेश किया गया। ये पूरी घटना का सर मैंने आपको विवरण इसलिए बताया क्योंकि इसी में से चीफ आपको कराना है कोर्ट में। और बड़े ही मतलब ऐसे ऐसे दिमाग के लोग आते हैं वकालत में जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जिसको सुनने के बाद अ, यदि आप अपना धैर्य और संतुलन नहीं बनाए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में बड़ी विपरीत कंडीशंस खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गवाह को 3 बार बयान समझा दिए गए, उसके बाद जैसे ही जज साहब ने बुलाया और खड़े होके कहता वकील साहब आपने जो समझा मुझे कुछ भी नहीं याद है। अब आप क्या करेंगे? ठीक है सर, उसको फिर मैंने शार्ट में समझा दिया चलते चलते और सभी बयान सही तरीके से कोर्ट में करवाए गए। अब ये घटना हो गई सर। और इसके बाद फिर जो है कि दावा लगाने से भी 1 महीने पहले वादी और वादी के पिता उसको लेने गए थे, उसके रिश्तेदार गए थे, तब भी उसने आने से मना कर दिया। और जो बयान दिए गए कोर्ट में, जैसे कि आज ही की तारीख में बयान दिए गए, कोई एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लें समझाने के लिए, कहीं कहीं भी आपका कोर्ट में बयान है किसी भी केस का, तो आज की तारीख से भी 1 महीने पहले उनको ले जाने का प्रयास किया गया था। जो गवाह थे, जो रिश्तेदार साथ में गए थे, उनकी वो भानेज रिश्ते में लगती थी, उनके द्वारा भी समझाया गया कि जो भी परेशानी हो आप हमें बताएं, ये हम सब रिश्तेदार हैं, मिलकर समस्या को हल कर लेंगे।
ऐसे अलग न रहो, साथ चलकर रहो, लेकिन उसके द्वारा नहीं आएगा। जब हम अदालत में खड़े हुए तो सबसे पहले तो टेबल पर मैंने उनको बयान समझाए। उनसे मैंने पूछा जनरली तौर से, जैसे मैंने कहा उनसे, मैं आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैंने उनसे कहा फाइल लेने के बाद समझाते हुए कि अच्छा आप ये बताएं नाम लेकर कि ये और ये, पहले वादी को समझाए थे तो वादी से पूछा प्रतिवादी का नाम लेकर कि आप इनको जानते हैं। उसने कहा मैं जानता हूँ, मेरी पत्नी है। मैंने कहा मैं इसी तरीके से आपसे पूछूंगा, आपको वहां जवाब देना है कोर्ट में, जज साहब के समक्ष वहां टाइप आपका बयान होंगे, क्योंकि एक पक्षी हो गया है तो क्रॉस एग्जामिनेशन आपकी होगी नहीं। अच्छा, ठीक है सर। उसके बाद फिर मैंने उससे अगला क्वेश्चन पूछा टेबल पे। मैंने उसको बताया कि भाई इस तरीके से आपसे पूछूंगा आपका, तो उसने बराबर तारीख बता दी। निकाह के बाद क्या हुआ था आपका, तो क्या साहब वकील साहब 2-3 साल हम साथ रहे, और साथ रहने के बाद फिर अचानक ही वो जो है कि 5/10/2021 के 4 दिन पहले जो है कि उसके मामू का लड़का आया और हमें बिना बताए चली गई और रिपोर्ट झूठी डाल दी। फिर मैंने पूछा उसके बाद क्या हुआ। फिर उसने कहा कि हम सभी लोग थाने पर पहुंचे और वहां पर उसको समझाया और हमारा राजीनामा भी हो गया और उसने आने की हाँ भी कर ली। फिर मैंने क्या उसके बाद क्या हुआ उनका, उसके बाद फिर वकील साहब ये हुआ कि वहाँ उसकी शर्त ही हमने मान ली थी अलग रहने की, और हमारे माता पिता ने हमने कि घर गृहस्थी का सामान आप दे दो, हम अलग रह लेंगे। उसके 2-3 दिन बाद फिर मेरे पिता फिर उसको लेने गए। अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ भाई आपका आगे की घटना, तो कि जब लेने गए तो वो पिता के साथ आ गई और 4 दिन फिर मेरे साथ रही। और फिर अचानक उसने उसके भाई और मामू के लड़कों को फोन किया और उनको बुला लिया, और अचानक बिना बताए फिर वो चली गई। और जाने के बाद उसने हमारे ऊपर दहेज प्रताड़ना का दावा लगा दिया और खर्चे का दावा लगा दिया, झूठा दावा, जबकि हम साथ में रखना चाहते थे। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही बयान दे रहे हैं। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ। उनका वकील साहब, जब उसने कहा कि मैं कोर्ट के में हम दावा लगाने, उसने दावे लगाए दहेज प्रताड़ना का और खर्चे का, उसके बाद फिर उसने कहा कि कोर्ट से साथ में आऊंगी। हम कोर्ट में भी लेने गए, वहां पे उसने कहा कि 2 दिन बाद मैं आऊंगी, 2 दिन बाद फिर गए तब भी वो नहीं आई। ये पूरी घटना उसने, मैंने इस तरीके से लीडिंग क्वेश्चन करके उससे पूछी तो उसने मुझे बताई। गवाहों से भी मैंने कहा कि मैं आपसे भी ऐसी लीडिंग क्वेश्चन, वहाँ क्रॉस में प्रश्न सूचक जिसको हम कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। तब ये जब मैंने उनको घटना बताई और उनसे लीडिंग क्वेश्चन पूछे और उनको बयान पूरी तरीके से उनके द्वारा आश्वस्त हो गया, फिर मैं उनको कोर्ट में जज साहब के समक्ष लेकर गया और वहाँ फिर उनसे बयान पूछे गए। इसी तरीके से बयान पूछे गए जैसे मैंने आपको बताए थे। एक इनको कहते हैं नहीं, ये एक एक मुख्य परीक्षण का तरीका है। लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं साक्ष्य में साक्षी से। तो ये मेरे द्वारा प्रश्न इसी तरीके से पूछे गए थे जो लीडिंग क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। मैंने आपको लीडिंग क्वेश्चन अभी गलत शब्द कह दिया था। अब वो जो साक्षी के जो पिता थे उनके भी बयान सर करवाए गए, उन्होंने भी लगभग लगभग सही बयान दे दिए। तो इस प्रकार से ये जो दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का जो दावा है जो मुस्लिम विधि के तहत कोर्ट में पेश किया जाता है, ये उसी के तहत बयान हमारे द्वारा कोर्ट में करवाए गए। और इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण ऐसी भी होती हैं कि यदि वादी केस जीत जाता है, केस जीतने के बाद उसके पक्ष में आदेश और डिग्री पारित कर दी जाती है, फिर उसके बाद वो उसकी इजरा कोर्ट में पेश करता है आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। उसके बाद फिर नोटिस जारी होता है उसकी पत्नी को, और उसके बाद भी वो साथ में आकर नहीं रहती है, तब यदि वो इन डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी उस भरण पोषण के दावे में पेश कर देता है, तो ऐसी पूरी संभावना है कि न्यायालय के द्वारा उस भरण पोषण को रोक दिया जाएगा। कि जब न्यायालय में आपने आदेश कर दिया साथ में रहने का, आप केस हार गए, आपने अपील की, आपने ना कुछ किया है और आप बिना किसी कारण के अलग अलग रह रही हैं, तो आप खर्चा पाने के अधिकारी नहीं है। पारस्परिक सहमति से भी यदि पति पत्नी अलग रह रहा है तो भी खर्चा पाने के अधिकारी नहीं रहते हैं, ये भी बताया गया है। और यदि पारस्परिक सहमति से उन्होंने तलाक ले लिया है, मेहर की राशि या दे दिया है, माफ कर दिया, जो भी है, तो भी फिर महिला भरण पोषण के अधिकारी नहीं रहती है। तो आज के इस वीडियो में सर मेरा जो मुख्य उद्देश्य था यही बताना था कि दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के दावे में किस प्रकार से मुख्य परीक्षण कोर्ट में करवाया जाता है। उसमें लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो उत्तर को सुझाते हो। मैंने शायद वीडियो में पिछली 1-2 जगह कुछ गलत कह दिया है, तो आप उसको इसी तरीके से समझें कि मुख्य परीक्षण इस तरीके से जो मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया करवाया जाता है। आज के वीडियो में सर मैंने आपको बस मुख्यतः इसी जानकारी को देने के लिए ये वीडियो बनाया था। इसमें आपको सीखने को क्या क्या चीजें मिली हैं। नंबर 1 है, मुस्लिम विधि के तहत दावा लगाया जाएगा दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की घोषणा का। नंबर 2, दावा लगाने से पहले उसको नोटिस देना है। नंबर 3 है, गवाह देने से पहले गवाह को पूरा बयान समझाना। आपको कोर्ट में जाने से पहला एक बार याद दहानी कराना है, मतलब आप कुछ अलग चीज नहीं बता रहे हैं, फैक्ट वही बताएगा आपको वादी।
वही फैक्ट आपको उसमें लिखना है और वही फैक्ट की याद दहानी आपको उसको कराना है ताकि कोर्ट में कोई बात रह ना जाए। तो सफलतापूर्वक इसका मुख्य परीक्षण कोर्ट में करवा दिया गया। यदि आपके समक्ष भी इस प्रकार का कोई मैटर आता है तो ये मैंने एक घटना और एक उदाहरण एक प्रैक्टिकल के तौर पे आपके सामने रख के बताया है। आपके केस की घटना जो भी हो उसी हिसाब से आपको इसको उसमें इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आपको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मुकम्मल कानूनी जानकारी दी है कि यदि आपने मुस्लिम विधि के तहत दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का दावा कोर्ट में लगाया है तो इसमें आप मुख्य परीक्षण के बयान किस प्रकार से देंगे। ये बयान का दिलाने का तरीका और ड्राफ्टिंग भी सर मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। जो मैंने बताई है सर यही ड्राफ्टिंग होगी। ऊपर तो न्यायालय का नाम, इधर प्रकरण क्रमांक, वादी प्रतिवादी का नाम, बीच में वाद वास्ते दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की घोषणा किए जाने के संबंध में। नंबर एक, माननीय महोदय वादी की ओर से निम्नानुसार आवेदन पत्र वाद पत्र सादर प्रस्तुत है। उसमें नंबर एक लिखा जाएगा कि वादी यहाँ का निवासी है, प्रतिवादिनी वहाँ की निवासी है और वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को होने से वाद पत्र श्रीमान को सादर प्रस्तुत है। नंबर दो में लिखा जाएगा कि वादी एवं प्रतिवादी का निकाह दिनांक को डेश जो भी आपकी तारीख हो मुस्लिम विधि रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ। वादी या प्रतिवादी मुस्लिम हनफी संप्रदाय विधि से शासित होते हैं, शिया विधि से शासित होते हैं, जो भी है आपका उसमें। उसके बाद फिर आपको वहां से फिर घटना लिखना होगी कि निकाह के बाद जो है कि वादिनी प्रथम बार आई और इतने समय रही। जैसे मेरे मामले में मैंने आपको 2-3 साल बताया था, आपके मामले में जो भी हो। और उसके बाद फिर जो घटना का सिलसिला मैंने आपको बताया है कि 2-3 साल बाद वो जो है कि अचानक उसने ये कहना चालू किया कि अपने माँ बाप से अलग रहो। शुरू से उसका ये कहना था शादी होने के बाद से कि माँ बाप से अलग रहो, लेकिन 2-3 साल बाद वो इतनी ज्यादा बात हो गई कि वो अपने भाई और मामू के लड़के के साथ चली गई और थाने में रिपोर्ट डाल दी। राजीनामा हुआ, पिता लेने गए, इसी शर्त पर सारा घर गृहस्थी का सामान अलग कर दिया, फिर साथ में रहने लगे। फिर उसके बाद अचानक भाई मामू को बुलाया लड़के को, फिर उनके साथ चली गई बिना बताए और 2 दावे लगा दिए। फिर उसके बाद लेने गए कोर्ट में, फिर 2 दिन की हाँ की, 2 दिन बाद फिर वापस मना कर दिया। तो ये फैक्ट मैंने एक आपको बताएं बतौर प्रैक्टिकल समझाने के लिए। आपके मामले में जो भी फैक्ट हो आप सारे फैक्ट वहां उसमें लिख दें और फैक्ट में लिखने के बाद सर फिर जो है कि अंत में फिर आपकी आती है जो है कि वादी प्रतिवादी के द्वारा बिना किसी, एक पॉइंट लिखा जाता है जनरली, वादी यह कि प्रतिवादिनी के द्वारा बिना किसी वैध कारण के वादी को दाम्पत्य सुखों से वंचित कर रखा है, जबकि वादी दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का वैधानिक अधिकारी है, इसलिए वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। दूसरा एक पॉइंट जनरली लिखा जाता है। और वाद कारण का जरूर है सर, काज ऑफ एक्शन कब पैदा हुआ, जैसे कि अंतिम बार जब भी ये छोड़ के गई है वही तारीख काज ऑफ एक्शन रहेगी। जैसे कि हमने लिखा है 9/10/2021 को वादी को बिना बताए छोड़कर चली गई तथा इसी दिनांक से वादी के साथ दाम्पत्य संबंधों का निर्वाह नहीं कर रही है, इसलिए वाद कारण हेतु दिनांक 9/10/2021 नियत की जाती है। एक 9/10/2021 एक काल्पनिक तारीख मैंने बताई है। आपके मामले में जो भी तारीख हो आप इसको वहां लिख सकते हैं। और वाद पत्र उचित न्याय शुल्क शुल्क पर नियत समय अवधि में दस्तावेज सूची के साथ, वकील पत्र, शपथ पत्र, वादी का रजिस्टर्ड पता, प्रोसेस शुल्क, वाद पत्र 2 प्रति के साथ प्रस्तुत है। 2 प्रति में सर पेश होगा 2 ग्रीन पेपरों पे। ये सीपीसी में प्रावधान दिए गए हैं। जो मैंने इस पे स्पेशल वीडियो बनाया है कि वाद पत्र कैसे पेश कर सकते हैं, उसमें पूरे आदेश और नियमों के तहत वो जानकारी दी है। वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसकी एक ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई है जो उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। आदेश 6 में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्लीडिंग के नियम बताए गए, उन नियमों का हमें ध्यान रखना होगा। इसमें कानून का साइटेशनों का उल्लेख नहीं होगा, सिर्फ घटना घटना का उल्लेख इसमें किया जाएगा। इसी प्रकार से आदेश 7 नियम 11 का भी हमें ध्यान रखना है कि वाद किसी विधि के द्वारा वर्जित नहीं होना चाहिए, लिमिटेशन उनमें होना चाहिए, वरना वाद रिजेक्ट किया जा सकता है आपका। ये सभी बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है। 2 प्रति में पेश होगा, वादी का रजिस्टर पता आपको लगाना होगा। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आपको वाद पत्र के साथ सूची अनुसार दस्तावेज पेश करना होंगे। और न्यायालय में जब वाद पेश होगा तो वो फिर दर्ज होगा, उसके बाद फिर न्यायालय प्रोसेस जारी करेगा आदेश के तहत कि इसको प्रतिवादी को सूचना जारी की जाए। फिर आपको तलबाना पेश करना होगा दावे की कॉपी लगाकर
और वहां से उसको नोटिस जारी होगा, वो फिर उपस्थित होगी, उसके वकील साहब उपस्थित होंगे, फिर दोनों का वाद विषय बनाए जाएंगे, उसके बाद एविडेंस प्रारंभ होगा, फिर प्रतिवादी के अधिवक्ता उसको प्रतिपरीक्षण कराएंगे, प्रतिपरीक्षण कराने के बाद वो उसकी गवाह पेश करेगी प्रतिवादिनी, उसके बाद फिर अंतिम तर्क होगी, और अंतिम तर्क होने के बाद फिर फैसला होगा। लेकिन यदि एक पक्षी कार्रवाई हो जाती है तो ये कोई सी भी प्रोसेस उसमें नहीं होती है। जैसे कि हमारे मामले में एक तरफा कार्रवाई कर दी गई थी, तो इसमें ना तो कोई विपक्षी आया, ना कोई विपक्षी अधिवक्ता आया, ना कोई प्रतिपरीक्षण किया गया। सिर्फ हमने जो माननीय न्यायालय के समक्ष उनके तीनों के बयान करवा दिए गए, प्रकरण सीधा तर्क की स्टेज पर लगाया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा पूछा गया, वकील साहब आप किस तारीख को बहस करेंगे? मैंने कहा सर मैं आज ही बहस कर देता हूँ। उनका नहीं वकील साहब आज नहीं, आप न्यायालय में कार्य ज्यादा, अगली तारीख न्यायालय के द्वारा दे दी गई, तो हम अगली तारीख में उसमें आर्गूमेंट कर देंगे, उसके बाद उसमें फैसला होगा गुण दोषों के आधार पर जो माननीय न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर उसके बाद में सर जो लिखा जाएगा, और बता दूं कि आज्ञप्ति जो पारित की जाए हमने मांगी है कि माननीय न्यायालय से जो हम जो सहायता मांगेंगे कि यह कि वादी प्रतिवादिनी के साथ दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना कर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने का अधिकारी है। परिणाम स्वरूप प्रतिवादिनी को आदेशित किया जाए कि वह वादी के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वाह प्रारंभ करे। अन्य न्यायिक सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलाई जाए। ये इसमें सर प्रार्थना हो गई। और प्रोसेस शुल्क जैसा कि एक बार ही लगती है अब, और ये शपथ पत्र भी लगाया था सर हमने वाद पत्र के समर्थन में। और प्रोसेस शुल्क अब 100 रुपए की एक बार ही जमा हो रही है सर। पहले तो हम तलवाने पे टिकटें हर बार लगाया करते थे, 5 रुपए की, 2 रुपए की, लेकिन अब एक ही बार में प्रोसेस शुल्क ऑनलाइन जमा हो जाती है, तो बार बार आपको तलवाने पे टिकट लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ही जो है कि तलवाना पेश करते हैं, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाकर, यदि लोकल क्षेत्र में है तो सामान्य प्रोसेस से हो जाएगा, यदि कहीं बाहर है तो आप रजिस्टर डाक से उसको पेश कर दें पोस्ट ऑफिस के जरिए। और इसी प्रकार से ये जो है कि सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी इस टॉपिक पर प्रदान कर दी है। उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैंने मेरे चैनल पर जस्ट अभी अभी एफआईआर से रिलेटेड काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं। यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करे तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें सर हमें बीएनएसएस की, इसमें बता देता हूँ सर शॉर्ट में थोड़ा सा, ये टॉपिक तो हमारा हो गया। हमें बीएनएसएस की धारा 173 के उपधारा 4 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर डाक से आवेदन देना होगा। यदि उसके बाद भी हमारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, कॉन्जेबल ऑफेंस का बता रहा हूँ सर, जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, तब हमें धारा 175 की उपधारा 3 बीएनएसएस 2023 के तहत कोर्ट में जज साहब के समक्ष आवेदन पेश करना होगा। ये जो 175 की उपधारा 3 है, ये पहले 156(3) थी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। इसमें मजिस्ट्रेट थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन का अधिकार उनको दिया गया है जज साहब को, कि वो थाना प्रभारी को आदेशित करें कि इसमें एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाए। अभी 2025 का सर एक लेटेस्ट जजमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2025 का, बड़ा ही अच्छा जजमेंट है, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था। मेरे एक अधिवक्ता साथी ने दिया गया था, जो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन, ये क्रिमिनल अपील है, 2025 में डिसाइड हुआ है। स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 11336 ऑफ 2022। इसमें सादिक बी हिंचामनी अपीलांट है और विरुद्ध द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अदर्स, ये रिस्पोंडेंट हैं। और उसके बाद R1, R2, R3, R4, R5 भी हैं। जैसे कि R1 में द स्टेट ऑफ कर्नाटक, R2 में है चंद्रुमल संजय मधुकर कुमार विजय, और विथ इसके साथ में एक और भी था कि स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर आप 2025 का है, डायरी ऑफ 39619 आप 2022। उसमें भी सादिक भी विरुद्ध वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटक करके इसमें लिखा हुआ है। ये पूरा जजमेंट सर हमने पेश किया था। ये 156(3) जो 175(3) है कि थाना प्रभारी को आदेशित किया जाए कि एफआईआर दर्ज करके इसमें अनुसंधान प्रारंभ करें, उसी के संबंध में है। ये सर जो 2025 का जो मैंने आपको बताया है लेटेस्ट जजमेंट, इसमें भी यही बताया गया है। इसमें जो मजिस्ट्रेट साहब थे, इन्होंने ये आदेश किया था कि एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाए। और उसमें सर्वोच्च उच्च न्यायालय के द्वारा इसको अवैध करार दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फिर वापस पुष्टि की गई थी मजिस्ट्रेट साहब के आदेश की, कि उनको पूरी पावर है कि 156(3), जिसका रिप्लेसमेंट 175(3) है बीएनएस से 2003 में 23 में। ये पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में 156(3) के नाम से जानी जाती थी। हम सबको याद वही है
लेकिन उसका जो है कि उसको बदल कर अब 175(3) कर दिया गया है बीएनएसएस 2023 में। इसी प्रकार से एक ये 2025 का हुआ सर लेटेस्ट, लेकिन अभी 2001 का भी मैंने मेरे पिछली वीडियो में बताया था। मेरे एक व्यूअर ने कहा भी था कि वो 2001 के जजमेंट की आप जानकारी दे तो मैं बता देता हूँ। वो है सर सुरेश चंद्र जैन विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 10 जनवरी 2001 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है सर ये। इसमें जज साहब के द्वारा पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के लिए शिकायत भेजी गई थी। उसके खिलाफ मुलजिम परीक्षण में जो अभियुक्त गण है वो उनके द्वारा रिवीजन की गई एडीजे कोर्ट में या डीजे कोर्ट में आप समझ लें। वहां से वो केस हार गए। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, वहां से भी वो याचिका लगाई, वहां से भी हार गए। उसके बाद वो सर्वोच्च न्यायालय में गए, वहां से भी वो हार गए। और अंत में यही बताया गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो कॉन्जेबल ऑफेंस में संज्ञेय प्रकृति के अपराध में आदेश कर सकती है कि अभियुक्त गण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाए। ये कॉन्जुबल ऑफेंस में होता है सर। कॉन्जुबल ऑफेंस जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन कॉन्जुबल ऑफेंस में पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। नॉन कॉन्जुबल ऑफेंस में एनसीआर लिखा जाता है, नॉन कॉन्जुबल रिपोर्ट, जिसको धारा 174 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में उसके प्रावधान बताए गए हैं। फिर वो कहा जाता है कॉपी देके कि आप जाएं और प्राइवेट रूप से कोर्ट में दावा लगाएं वकील साहब को करके। लेकिन यदि कॉन्जुगल ऑफेंस है, गंभीर प्रकृति का अपराध है, तो उसमें फिर धारा 173 के प्रावधान लागू होंगे और क्षेत्राधिकार पर विचार किए बिना उस एफआईआर को लिखा जाएगा। मतलब घटना कहीं और भी हुई है, आप किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, तो जीरो पर लिखी जाएगी। फिर उस क्षेत्राधिकार में जहाँ घटना घटित हुई वहां भेज दी जाएगी, ताकि आगे का इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के द्वारा किया जाएगा और वहीं के कोर्ट में उसका चालान पेश किया जाएगा। तो ये प्रावधान है। इसमें महिलाओं के लिए भी धारा 62 से लेके 79 और 124 में बताया गया है कि यदि महिला संबंधी कोई अपराध है तो महिला पुलिस के द्वारा ही उसमें जब बयान लिए जाएंगे और 2 माह के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाएगा। यदि कोई विकलांग है, दिव्यांग है, तो फिर उसके लिए विशेष जो सुविधा दी गई है कि एक ट्रांसलेटर को साथ लेकर जाया जाएगा उसके घर पर ही या उसके बताए हुए स्थान पर, और तुरंत ही मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष 186(3) के तहत उसके बयान लिए जाएंगे। एक कॉपी तुरंत निःशुल्क दी जाएगी फरियादी को, ये भी इसमें बताया गया है। और यदि कुछ उसमें जांच का भी प्रावधान बताया गया है, 7 दिन की अवधि एक जजमेंट में बताई गई है, उसमें 14 दिन की बताई गई है बीएनएसएस में, कि इसमें वो एक संक्षिप्त जांच वो कर सकते हैं। लेकिन एफआईआर उनको दर्ज करना कॉन्जुगल ऑफेंस में नेसेसरी बताया गया है। ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 2013 का लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें विशेष तौर से बताया गया है कोई भी पुलिस अधिकारी मना नहीं कर सकता। यदि बिना किसी कारण के मना करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने के प्रावधान उसमें बताए गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण है सर हमारे सामने जो एफआईआर से रिलेटेड है, क्योंकि एफआईआर से ही सारी शुरुआत होती है। अपराध हुआ, व्यक्ति वैसे ही थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है, वहीं से सारी एबीसीडी चालू होती है। या तो उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई और मुलजिमों को गिरफ्तार करके पेश कर दिया जाता है चालान के साथ, फिर आगे का डिसाइड जज साहब के द्वारा किया जाता है। और यदि पुलिस के द्वारा उसको वहीं से गो एंड गन कर दिया जाए और मुलजिमों को क्लीन चिट दे दी जाए और वास्तव में उसके साथ कंजेबल ऑफेंस हुआ है, तब वो क्या करेगा, तो इन प्रावधानों का लाभ ले सकता है। क्योंकि हमारा वीडियो सर था मुस्लिम विधि के तहत दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के संबंध में, उस पर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। और चूंकि लगातार अभी हम इसी सीरीज पे मैं वीडियो बना रहा हूँ बीएनएसएस 2023 पर, तो उसी सिलसिले से संबंधित जानकारी भी मैंने इस वीडियो के अंत में दे दी है। और जो हमारा वीडियो का मुख्य टॉपिक था दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना मुस्लिम विधि के तहत, उस पर मैं मुकम्मल सर कानूनी जानकारी आपको दे चुका हूँ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।